नमस्कार, मैं विनीता सिंह, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल लखनऊ से आज आपके समक्ष कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, सीखने और सिखाने के इस नई विधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विषय गृह विज्ञान की इकाई 2 परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। आज हम इसका पाठ 3 करेंगे, जो है रक्त तथा लसिका। अध्ययन में सुविधा के लिए इस पाठ को हमने 2 भाग में विभाजित किया है। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रक्त का संगठन कैसा होता है, प्लाज्मा का संगठन कैसा होता है, लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु कैसे होते हैं और इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है, साथ ही साथ रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। बच्चों, कक्षा 11 में आपने पढ़ा था कि शरीर जो भी सजीव है, जैसे लिविंग बींग्स जितने भी हैं, वो कई सूक्ष्म जीवित इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं। इन जीवित इकाइयों को कोशिका या सेल कहते हैं। प्रत्येक सजीव या कहें तो प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना इनके वह ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकती और अपनी जैविक क्रियाएं नहीं कर सकती हैं। इसलिए प्रत्येक कोशिका तक व ऊतकों तक रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाया जाता है। इस प्रकार रक्त लगातार शरीर में रक्त वाहिनियों में भ्रमण करते हुए शरीर की प्रत्येक ऊतक और प्रत्येक कोशिका तक भोजन, पोषक पदार्थों के रूप में और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। साथ ही साथ वहां उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थों को भी वापस उत्सर्जी अंगों तक लेकर के आता है। बच्चों, आपको कभी ना कभी चोट जरूर लगी होगी और इंजरी होने पे या चोट लगने पे या त्वचा कट जाने पर जो लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकलता है, उसे ही हम रुधिर या रक्त, ब्लड या और साधारण भाषा में कहें तो खून कहते हैं। हम सब पहले रक्त के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर पता था कि अगर आवश्यकता से अधिक रक्त शरीर से बह जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी। तो बच्चों, आज का ये पाठ पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम ये जान पाएं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है, वो हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है तथा रक्त का संगठन क्या है। तो आइए हम अपना आज का भाग शुरू करते हैं। रुधिर या रक्त या खून को हम जीवन रस भी कह सकते हैं। जीवन रस क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा रक्त ये पोषक पदार्थ प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतकों के समान ही यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त वाहिनियों द्वारा पहुंचता है और विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय या संयोजन बना के रखता है। तरल इसलिए कहते हैं क्योंकि रक्त का मैट्रिक्स तरल होता है। इस प्रकार रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। मानव शरीर के भार का लगभग 7 से 8% भाग रक्त का होता है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि रक्त का संगठन कैसा होता है। रक्त को अगर हम के संगठन के बारे में समझना है तो हमें उसे एक परख नली में लेना होगा। अगर हम मानव रक्त को एक टेस्ट ट्यूब में लें और उसे एक मशीन में जोर से गोल घुमाएं तो अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण रक्त अपने अवयवों में टूट जाता है। रक्त में 2 प्रमुख अवयव पाए जाते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से गुजरने के बाद रक्त में ऊपर का भाग जो दिखाई देता है वो हल्के पीले रंग का होता है। यह रक्त का तरल भाग है। इसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है जल की। जल प्लाज्मा में तकरीबन 90% लगभग पाया जाता है
और बाकी अन्य पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम नीचे परख नली में नीचे की तरफ गाढ़े रंग के पदार्थ को देखें तो यह पदार्थ रुधिर कणिकाएं होती हैं। इन्हें हम ब्लड कॉर्पोसेल्स या ब्लड कंपोनेंट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। रुधिर में रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे नीचे का भाग जो गाढ़े लाल रंग का दिख रहा है, ये होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा तथा लाल रुधिर कणिकाओं के बीच एक सफेद रंग की सतह दिखाई देती है। ये बनी होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं और बिंबाणु या प्लेटलेट्स की। तो इस प्रकार हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि रुधिर के मूल रूप से 2 प्रमुख अवयव या कंपोनेंट्स हैं। पहला प्लाज्मा जो 55% भाग बनाता है रुधिर का, और दूसरा रक्त कणिकाएं जो 45% भाग बनाती हैं रक्त का। अब हम एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। जैसा हमने अभी बात करी कि प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। रक्त को तरल बनाए रखने का कार्य प्लाज्मा ही करता है। प्लाज्मा में 90% तक जल पाया जाता है तथा शेष प्रतिशत अन्य पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ये अन्य पदार्थ अकार्बनिक भी हो सकते हैं और कार्बनिक भी होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में ज्यादातर आते हैं लवण, जो कि आयन के फॉर्म में उपस्थित होते हैं, जैसे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम आदि। और वहीं अगर हम कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ में आता है ग्लूकोज, प्रोटीन्स, साथ ही साथ नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक एसिड। इसके अलावा एंजाइम्स, हार्मोन्स तथा कुछ गैसें भी घुलित अवस्था में प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। प्लाज्मा में के अन्य पदार्थों में सबसे प्रमुख भाग बनाती हैं प्रोटीन्स। प्लाज्मा में 4 प्रमुख प्रकार के प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो हैं ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा का कार्य करती है, रोगों से शरीर की रक्षा करने में सहायता प्रदान करती है। एल्ब्यूमिन रक्त में जल की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार रक्त का संपूर्ण तरल भाग प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। आइए अब एक बार संक्षेप में हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा के क्या कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है प्लाज्मा का रक्त को तरल बनाना। जैसा कि हमने पढ़ा कि रक्त का 55% भाग प्लाज्मा का होता है और प्लाज्मा भी 90% जल से बना हुआ है। तो रक्त को तरलता प्रदान करना और उसे रुधिर वाहिनियों में तीव्र गति से प्रवाहित होने की क्षमता प्रदान करना प्लाज्मा द्वारा ही संभव है। दूसरा कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन। जैसे हमने बात करी कि रक्त द्वारा सभी पोषक पदार्थ विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। तो रक्त का प्लाज्मा भाग ही घुलित अवस्था में पोषक पदार्थों को अपने अंदर समेटे रहता है और इसी के द्वारा ही प्रत्येक कोशिका तक पोषक पदार्थ पहुंचते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज लवण। तीसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। कोशिकाएं जब पोषक पदार्थ प्राप्त करके ऊर्जा उत्पन्न करती हैं तो साथ ही साथ वो कई हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करती हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों को प्लाज्मा ही विभिन्न उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है, जहां से ये शरीर के बाहर निकाल दी जाती हैं। तीसरा अगला कार्य है अन्य पदार्थों का परिवहन। अन्य पदार्थ जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स। एंजाइम्स और हार्मोन्स शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न होते हैं। रक्त में पाया जाने वाला प्रमुख भाग, तरल भाग प्लाज्मा, इन पदार्थों को, एंजाइम्स और हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये रक्त का थक्का या रक्त को जमने में भी सहायता प्रदान करती हैं, क्योंकि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। सबसे आखिरी और प्रमुख कार्य है रोगों से रक्षा।
प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाने वाला प्रोटीन रोगों से रक्षा करने में और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार प्लाज्मा रक्त का अभिन्न अंग तो है ही, साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य भी संपादित करता है। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि रक्त के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा के विषय में हमने अभी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स रक्त में 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और तीसरा है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। संपूर्ण रुधिर कणिकाओं में सबसे ज्यादा भाग लाल रुधिर कणिकाओं का होता है। ये लगभग 99% रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं ही होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या रक्त में 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। वहीं श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करें तो इनकी संख्या 4000 से 10,000 सेल्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती है। बिंबाणु या प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं पुनः 2 प्रकार में विभाजित होती हैं, कणिका में तथा कणिका रहित। कणिका में पुनः 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। वहीं कणिका रहित 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लाल रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रक्त में परिवहन करना। वहीं श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य है शरीर की इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। बिंबाणु और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम इन ब्लड सेल्स के बारे में और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की। लाल रुधिर कणिकाएं संरचना में तश्तरीनुमा होती हैं, गोल होती हैं और चपटी होती हैं। इनका आकार बाइकॉन्केव होता है, इस जैसे उभयावतल, यानी दोनों तरफ से चिपटी हुई। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका निर्माण भ्रूणावस्था में लिवर और स्प्लीन में होता है और एडल्ट स्टेज में यह बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनती हैं। अपना जीवन काल संपूर्ण करने के पश्चात लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट कर दी जाती हैं। इनका नष्ट करने का स्थान है लिवर तथा स्प्लीन। लिवर को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को लाल रुधिर कणिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक पदार्थ पाया जाता है, या यूं कहें तो प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ही लाल रुधिर कणिकाओं को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन ही वो तत्व है जो रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर के बना हुआ है, हीम तथा ग्लोबिन। हीम पार्ट में लौह तत्व पाया जाता है तथा ग्लोबिन पार्ट एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जैसा हमने अभी बात करी कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब हीमोग्लोबिन फेफड़ों में पहुंचता है तो वहां पे उपस्थित ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो इस ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। विभिन्न कोशिकाएं इनके द्वारा जैविक क्रियाएं करती हैं, उपापचय या कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसके उपरांत ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। वहां पर कोशिकाएं जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेती हैं तो हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है। तो वहां पे उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होता है तो वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त में के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती हैं और फेफड़ों से श्वसन क्रिया के द्वारा उन्हें बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार
ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन करता है। हीमोग्लोबिन की एक वयस्क व्यक्ति में, पुरुष की बात करें तो पुरुष में मात्रा होती है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, और वहीं अगर स्त्रियों की बात करें तो उनमें मात्रा होनी चाहिए 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर हीमोग्लोबिन की ये मात्रा कम होती है तो इससे एक प्रकार का रोग होता है जिसे रक्ताल्पता या अनीमिया कहते हैं। अनीमिया के रोग में चक्कर आना, दम फूलना, हाथ पांव पीले पड़ना तथा ठीक से सांस ना ले पाना, ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के बाद अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की रुधिर कणिकाओं की, जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं। बच्चों, हम अपने आसपास के पर्यावरण से प्रतिदिन कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु व बैक्टीरिया को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। शरीर इन जीवाणु, विषाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया और जर्म्स से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए अपने अंदर कई सुरक्षा तंत्र बनाता है। शरीर की सबसे पहली सुरक्षा पंक्ति है हमारी त्वचा। त्वचा यानी स्किन शरीर के ऊपर आवरण बनाती है जिसको पार करके किसी भी जीवाणु या विषाणु का शरीर में प्रवेश करना संभव नहीं होता। परंतु अगर फिर भी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर की द्वितीय रक्षा पंक्ति यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं वहां उनसे युद्ध करने के लिए खड़ी हो जाती हैं ताकि हमारा शरीर रोगग्रस्त ना हो। श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से कम होती है। तकरीबन 600 लाल रुधिर कणिकाओं पर एक श्वेत रुधिर कणिका होती है। अगर इनकी संरचना या आकार की बात करें तो इनका आकार अनियमित होता है तथा इसमें पाया जाने वाला केंद्रक मल्टीलोब्ड होता है। इन्हें पॉलीयुक्त कहते हैं। जैसे देख सकते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक कई लोब्स में बटा होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 13 दिन से 20 दिन तक का लगभग हो सकता है। कई श्वेत रुधिर कणिकाएं लंबे समय तक भी जीवित रहती हैं। यह भी अस्थि की अस्थि मज्जा में ही बनती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो उनके साइटोप्लाज्म में ढेर सारे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। कण के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं के आधार पर श्वेत रुधिर कणिकाओं को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये है कणिकामय यानी ग्रैन्युलर और कणिका रहित यानी ए ग्रैन्युलर। कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं पुनः 3 प्रकार की होती हैं। ये है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले बात करते हैं इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल्स का आकार गोल होता है तथा इनका केंद्रक द्विपिंडीय होता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। यह कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का तकरीबन 2 से 7% बनाती हैं। इओसिनोफिल्स का प्रमुख कार्य है पैरासिटिक वर्म्स के खिलाफ फाइट करना। यह शरीर में आने वाले किसी भी परजीवी को से लड़ती हैं और उन्हें शरीर में नहीं रहने देती हैं। दूसरा प्रकार है बेसोफिल्स। इनका आकार अनियमित होता है और केंद्रक लंबे एस के आकार का होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। बेसोफिल्स सबसे कम पाई जाती हैं और यह कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 0 से 1% ही बनाती हैं। इनका कार्य होता है इन्फ्लेमेशन पैदा करना। जब भी शरीर में कोई भी अवांछित पदार्थ, जैसे कोई अगर मच्छर काट दे या कभी मधुमक्खी का डंक लग जाए तो वहां पर खुजली होती है, सूजन हो जाती है, लाल हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन के सारे जो भी निशान हैं जो ये बताते हैं कि आपके शरीर में कोई अवांछित पदार्थ का प्रवेश हुआ है। ये सारी रिएक्शंस बेसोफिल के द्वारा होती हैं। तीसरे प्रकार की होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स श्वेत रुधिर कणिकाओं का सबसे अधिक भाग बनाते हैं, लगभग 55 से 70% तक। इनका केंद्रक मल्टीलोब्ड होता है, यानी इनका केंद्रक कई पालियों में विभाजित होता है। न्यूट्रोफिल्स एनगल्फ करने का काम करती है। ये बैक्टीरिया को खा करके, उनका भक्षण करके उन्हें समाप्त करती हैं ताकि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो।
अब बात करते हैं कणिका रहित या ए ग्रैन्युलर श्वेत रुधिर कणिकाओं की। ये दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आकार में छोटी होती हैं तथा इनका केंद्रक मध्य में तथा बहुत बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स स्पेशलाइज्ड होती हैं वायरस से फाइट करने के लिए। ये मूल रूप से शरीर में प्रवेश करने वाले विषाणु का भक्षण करती हैं, उनसे लड़ती हैं और शरीर को रोगी होने से बचाती हैं। यह श्वेत रुधिर कणिकाओं का करीब 20 से 35% भाग बनाते हैं। साथ ही साथ ये रोगों के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जिससे लंबे समय तक उस रोग से शरीर की रक्षा हो सकती है। फिर बात करते हैं हम मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स आकार में बड़ा होता है तथा इसका केंद्रक राजमा के आकार का या किडनी बीन शेप्ड होता है। मोनोसाइट्स किसी भी प्रकार के जर्म्स को खा करके या उनका भक्षण करके खत्म करती हैं। किसी भी श्वेत रुधिर कणिका का किसी जर्म्स, वायरस या बैक्टीरिया को भक्षण करके समाप्त करने की क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं ज्यादातर फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा जर्म्स, वायरस और बैक्टीरिया का खात्मा करती हैं ताकि शरीर में रोग न उत्पन्न हो। इसीलिए श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर की सुरक्षा प्रहरी भी कहा जाता है। रक्त का तीसरा प्रमुख रुधिर कणिका है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। प्लेटलेट्स अनियमित आकार के होते हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल लगभग 3 से 8 दिन का होता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और इनका प्रमुख कार्य है रुधिर के स्कंदन में सहायता प्रदान करना। रुधिर का स्कंदन यानी रक्त के जमने की प्रक्रिया या रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का या रक्त के जमने की प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है ताकि रक्त से आवश्यकता से अधिक रुधिर न बहने पाए और शरीर को कोई क्षति न पहुंचे। शरीर के रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को हम निम्न स्टेप्स में समझ सकते हैं। जब भी कोई रक्तवाहिनी या क्षतिग्रस्त होती है तो वहां उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम का स्रावण करते हैं। यह थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। यह सक्रिय थ्रोम्बिन फिर अघुलनशील फाइब्रिनोजिन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देता है। यह अघुलनशील फाइब्रिन फिर फाइब्रिन के तंतुओं का जाल बनाता है, जिसके अंदर रक्त कणिकाओं के फंसने से रक्त का थक्का बन जाता है। इस प्रकार रक्तवाहिनी से आवश्यकता से अधिक रक्त का स्राव नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया को हम चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। सबसे पहले क्षतिग्रस्त रक्तवाहिनी द्वारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का स्रावण होता है। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज का स्रावण होता है वैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। थ्रोम्बिन फिर पुनः फाइब्रिनोजिन जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होता है उसे फाइब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है। तब तक में इन रक्त कणिकाओं में जहां से भी रक्तवाहिनी ब्रेक हुई थी या जहां पे उसे चोट पहुंची थी वहां पे ढेर सारी प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। यह फाइब्रिन पुनः एक इन प्लेटलेट्स और रक्त कणिकाओं के ऊपर एक महीन जाल बना लेता है। इस महीन जाल के अंदर जब प्लेटलेट्स और ज्यादा रक्त कणिकाएं आकर के फंस जाती हैं तो वह रक्त का थक्का और मजबूत हो जाता है और इस प्रकार रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो बच्चों, अपने आज के भाग में हमने जाना कि रक्त मनुष्य के शरीर के लिए कितना आवश्यक है। हमने पढ़ा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त प्लाज्मा व रक्त कणिकाओं से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिसमें 90% भाग जल होता है। शेष भाग रक्त कणिकाओं का बना होता है
और रक्त में रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर की सैनिक हैं। ये किसी भी प्रकार के रोग के जीवाणु, विषाणु व बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कि शरीर से आवश्यकता से अधिक रक्त ना बहे। तो इस प्रकार आज का भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों, अपने भाग 2 में हम पढ़ेंगे लसिका यानी लिम्फ के बारे में। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से लसिका या लिम्फ के बारे में पढ़ के रखिएगा, ताकि जब आप उसे देखें तो आप उसे और अच्छे से समझ पाएं। बच्चों, अगर आपको आज का भाग अच्छे से समझ में आ गया हो तो इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर करें। ये प्रश्न है, रक्त के संगठन को स्पष्ट कीजिए। श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर की सैनिक हैं, स्पष्ट कीजिए। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? रक्त का थक्का बनने का क्या महत्व है? और रक्त आल्पता से क्या समझते हैं? इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर करिए। इससे आपने आज जो सीखा वो और आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा।